ATP is कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर वेपर। अब सारे टिश्यूज के पास कार्बन डाइऑक्साइड रेडी है, ठीक है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक लाना है और लंग्स से एक्सलेशन करना है, ठीक है। यस, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, इट हैज बीन ब्रॉट टू द लंग्स इन 3 फॉर्म्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, वो लंग्स के पास जो आता है वो 3 फॉर्म में आता है। कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में और बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में। इसका रेशियो भी मैंने आपको बताया था कि कार्बोनिक एसिड में कितना रेशियो में आता है, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन में कितना रेशियो में आता है और बाइकार्बोनेट्स में कितना रेशियो में आता है। सो टुडेस टॉपिक इज दिस कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। सो लेट अस सी। देखो मैंने आपको यह बता के दिया था, प्लाज्मा में 7%, बाइकार्बोनेट पे सबसे ज्यादा दैट इज 70% एंड कार्बामिनो हेमोग्लोबिन दैट इज इन द ब्लड सेल्स 23%। ये रेशियो याद है सबको? ऑल ऑफ यू रिमेम्बर दिस रेशियो ना? Yes. Yes, And ma'am. in Yes, carbon ma'am. dioxide, we are going to learn this Hamburg's phenomenon. Hamburg's phenomenon can also be called as a chloride shift. Yes, children, due to some network issue, I think so it was been disconnected. Just a second, I will share the screen. Okay, so I was here. Carbon dioxide. So carbon dioxide is soluble in water and it is transported by RBC and plasma in 3 different forms. Now this particular point I was telling that it is very important. By plasma in solution form that is 7%,
by RBC 23% and by bicarbonates that is 70%. So let us understand each one in detail now. Okay. So as carbonic acid, that is 7% of carbon dioxide, is carried in the dissolved state as the carbonic acid through the plasma. Do you know what is plasma? Do you know? Anybody knows what do you mean by plasma? किसी को पता है plasma? Yes, बेटा say. ब्लड. तो ब्लड और प्लाज्मा में क्या फर्क है? ब्लड होता है, सेल होता है, सेल. ब्लड विदाउट सेल इज कॉल्ड एज प्लाज्मा. ब्लड में से अगर आप आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को निकाल दोगे ना, तो जो फ्लूइड पार्ट होता है ना ब्लड का, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं. अब समझ में आया? प्लीज नोट डाउन कर लो ये सब चीजें. यस मिस. ब्लड विदाउट ब्लड सेल्स, that is without RBC, WBC and platelets is called as the plasma. तो देखो, जो प्लाज्मा है, जो फ्लूइड पार्ट है ब्लड का, उसमें 7% कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है. कौन से फॉर्म में होता है? कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में होता है. We will be learning how all this reaction is taking place. Next is RBC. RBC के अंदर हमने पढ़ा कि हेमोग्लोबिन होता है. अभी हमने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में देखा था कि हेमोग्लोबिन कंबाइंस विद दिस ऑक्सीजन and it has been transported in the body in the form of oxyhemoglobin, है ना. और जैसे ही ऑक्सीजन देगा वो हमारे सेल्स को, वो वहां से क्या लेकर आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा. कौन लेकर आएगा? हेमोग्लोबिन. हेमोग्लोबिन और ऑक्सीजन गिव्स ऑक्सीहेमोग्लोबिन. एक बार ये सेल और टिश्यू के पास जाएगा तो ऑक्सीजन सेल को देगा. अब ये हेमोग्लोबिन खाली हो गया. अब ये जो खाली हेमोग्लोबिन है उसके ऊपर कौन अटैच करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड अटैच करेगा. और कार्बन डाइऑक्साइड और हेमोग्लोबिन दोनों को मिला के हम बोलते हैं कार्बामिनो हेमोग्लोबिन. कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, ठीक है. which has been transported about 20 to 25%. 7% एकदम कम in the plasma. सेकेंड नंबर पे आता है with hemoglobin, that is about the carbamino hemoglobin. So you can see this paragraph, about 20 to 25% of carbon dioxide is transported by hemoglobin as carbamino hemoglobin. When PCO2, what do you mean by PCO2? Partial pressure of carbon dioxide is higher and partial pressure of oxygen is low in the tissue, more combining of carbon dioxide occurs. ये तो हमने अभी पढ़ा था ना हेल्डेन्स इफेक्ट में और बोर्स इफेक्ट में, याद है ना सबको? बोर्स इफेक्ट में आपने क्या पढ़ा था बेटा? अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो फॉर्मेशन होगा ऑक्सीहेमोग्लोबिन का. पर अगर इसी का उल्टा हो गया, अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और ऑक्सीजन कम है, तो क्या होगा? कार्बामिनो हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होगा, या फिर उसको हम बोल सकते हैं ऑक्सी हेमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा. दोनों भी एक ही बात है. कार्बामिनो हेमोग्लोबिन फॉर्मेशन बोलो या फिर ऑक्सी हेमोग्लोबिन का डिसोसिएशन बोलो, दोनों एक साथ ही होने वाला है ना. समझा बेटा? ओके. सो व्हेन partial pressure of carbon dioxide is high and partial pressure of oxygen is low in the tissue, more binding of carbon dioxide occurs. Whereas when partial pressure is carbon dioxide is low and oxygen is high in the alveoli, dissociation of carbon dioxide from carbamino hemoglobin will take place. देखो दोनों रिएक्शन सेम ही है. मैं वापस रिपीट कर रही हूँ. जब मैंने इनहेल किया, जब मैंने ऑक्सीजन अंदर लिया, तो क्या है? क्या हुआ? ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हुआ. ये ऑक्सी हेमोग्लोबिन मेरे सारे टिश्यूज और ऑर्गन के पास गया. अब सारे टिश्यूज और ऑर्गन में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई था, तो क्या हो गया? ऑक्सी हेमोग्लोबिन का डिसोसिएशन हुआ. और किसका फॉर्मेशन होगा? कार्बामिनो हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हुआ. अब ये जो कार्बामिनो हेमोग्लोबिन है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के थ्रू मेरे लंग्स में आया. लंग्स में आने के बाद क्या है? अगेन ऑक्सीजन का लेवल हाई है और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम है, तो क्या होगा?
अगेन डिसोसिएशन ऑफ दिस कार्बामिनोहेमोग्लोबिन होगा, इसका भी डिसोसिएशन होगा, हेमोग्लोबिन फ्री हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगा। ये जो फ्री कार्बन डाइऑक्साइड है वो किसके साथ अटैच करेगा, हेमोग्लोबिन के साथ अटैच करेगा वापस। तो ये रिएक्शन होते ही रहता है, ये साइकिल में होते ही रहता है। हेमोग्लोबिन का काम ही है, एक बार ऑक्सीजन, बेटा किसी का तो माइक ऑन है, प्लीज ऑफ योर माइक, प्लीज ऑफ योर माइक बच्चा। ओके थैंक यू। सो हेमोग्लोबिन का काम ही ये है, एक बार ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना, फिर ऑक्सीजन को देना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को देना, फिर वापस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना। तो हेमोग्लोबिन का काम यही घूमता ही रहता है, यही वो काम बार बार करता रहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाइकार्बोनेट्स के फॉर्म में। तो हमारा 2 पढ़ के हो गया, मैं यही पीपीटी वापस आपको समझाऊंगी जिससे कि आपको अच्छी तरह से दिमाग में फिट ना हो जाए। So we have seen carbonic acid, we have seen the carbaminohemoglobin. Next we are going to see as in the form of bicarbonates. As I've told, I'm telling you right from starting, 70% maximum carbon dioxide is been transported in the form of bicarbonate. ये होता कैसे है? तो हमारा जो आरबीसी है, हमारा जो ब्लड में जो प्लाज्मा है, उसके अंदर एक एंजाइम होता है, वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, प्लीज नोट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज दोज हु आर इंटरेस्टेड इन नीट एग्जाम, both for NEET and boards. So it contains an enzyme which is called as a carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase. ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज आप देख सकते हो इस केमिकल रिएक्शन में, ये रिवर्स रिएक्शन कर सकता है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन भी और बैकवर्ड रिएक्शन भी कर सकता है। तो कैसे कर सकता है, लेट अस सी। कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर एंड इन प्रेजेंस ऑफ दिस एंजाइम, अगर ये एंजाइम नहीं होगा तो H2CO3 फॉर्मेशन हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये एंजाइम की मदद से पहले H2CO3 बनेगा, वापस इसी एंजाइम की मदद से वो HCO3NH+ आयंस बनेगा। और यही रिएक्शन उल्टा भी हो सकता है, H+ ये कहां पर होगा बेटा, ये वाला रिएक्शन कहां पर होगा, वी विल बी लर्निंग कि ऐसा फॉरवर्ड रिएक्शन कहां हो रहा है और बैकवर्ड रिएक्शन कहां हो रहा है। दोनों के लिए ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज ही रिस्पॉन्सिबल है। So H+ ions and HCO3 will combine to form H2CO3 again, which will dissociate to form CO2 and H2O. ठीक है, तो आप देख सकते हो इस डायग्राम से, देखो ये हमारा ब्लड टिश्यू है, ब्लड टिश्यू के अंदर ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड, इस एरो मार्क को फॉलो करो, प्लीज सी द एरो मार्क। ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये गोल गोल क्या दिख रहा है बेटा, ये हमारा आरबीसी है, ये पॉपिंस के जैसा क्या दिख रहा है, आरबीसी है हमारा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ गया, CO2 and H2O, ये वाला रिएक्शन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इट इज गोइंग टू फॉर्म H2CO3. Again in this the presence of this carbonic anhydrase, it is going to form HCO3 and H+ ion. ठीक है, ये कहाँ हुआ, ब्लड कैपिलरीज में। अब ये ब्लड पूरा घूमते घूमते कहाँ पर आएगा, मेरे लंग्स के पास आएगा। अब लंग्स में यही रिएक्शन उल्टा होगा, यही रिएक्शन उल्टा मेरे लंग्स में होगा। देखो HCO3 + H+ से क्या बना, H2CO3, किसके कारण, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की वजह से। वापस उससे क्या बनेगा, CO2 and H2। अब ये जो CO2 and H2O यहाँ पर बना है ब्लड कैपिलरीज में, वो मेरे लंग्स को देगा और लंग्स से मैं एक्सेल करूंगी। समझ में आ रहा है ये डायग्राम, ऑल ऑफ यू जस्ट गो थ्रू दिस डायग्राम। किसी को नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज आस्क मी, प्लीज गो थ्रू दिस डायग्राम। आपको नहीं समझा, आई विल एक्सप्लेन यू वंस अगेन, जस्ट गो थ्रू ऑल ऑफ यू।
Hello, ma'am. Yes, beta. What about the H plus ions? Yes, we will be learning कि ये क्या होगा इस H plus ions का. We will be learning. Very good question, beta. Very good question. We will be learning this in this. अभी जो मैंने आपको हैम्बर्ग्स इफेक्ट बताया ना, उसमें ये सारी चीजें आपको क्लियर होगी. Very good question. Yes, ma'am. See here also na beta, you can see this HCO3 and H plus ion is combining again to form this carbonic acid. ये इसका काम क्या है बेटा? ये रिलीज क्यों होता है? टू अगेन फॉर्मेशन ऑफ दिस H2CO3. और H2CO3 मतलब क्या होता है? कार्बोनिक एसिड होता है. Carbonic acid. फिर Yes. वापस कार्बोनिक एसिड से हमें CO2 and H2O बनाना है ना, इसलिए ये H plus ion बहुत इंपॉर्टेंट है. Yes, ma'am. But it's a good question. Very good beta. Any other doubt? Shall I move to the next slide? यही slide मैं वापस यहाँ पे आपको explain करूंगी. Just again see the things. See, at the tissue side, हमारे हर एक टिश्यू के अंदर partial pressure of carbon dioxide high है due to catabolism. What do you mean by catabolism? Catabolism का मतलब है breakdown of complex into simple form. हमने जो भी फूड खाया, जो भी ये किया, उसको एसिमिलेट किया, उसका कैटाबॉलिज्म हुआ ना, कॉम्प्लेक्स से वो सिंपल फॉर्म में बदला. ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म की वजह से क्या हो गया है? सारे टिश्यूज के अंदर CO2 रेडी है एज अ बाय प्रोडक्ट. सो CO2 विल डिफ्यूज इनटू द ब्लड एंड फॉर्म HCO3 एंड H plus ion. ये फॉर्मेशन और डिसोसिएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी के वजह से कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स तक पहुंच पाएगा. जबकि एल्वियोलाई में क्या होगा? पार्शियल प्रेशर, ये प्लीज नोट डाउन करो, टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई, बट एल्वियोलाई मतलब लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो, क्योंकि हमने ऑक्सीजन इनहेल किया इसीलिए. तो यही रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर बनेगा, और ये बनने के कारण हम एक्सेल कर पाते हैं, हम रिमूव कर पाते हैं. So every 100 ml of deoxygenated blood का मतलब क्या होता है बेटा? The blood with full of carbon dioxide, उसको हम deoxygenated blood बोलते हैं. So every 100 ml of deoxygenated blood can deliver about 4 ml of CO2 to the alveoli. Go through this slide also nicely and properly. नहीं समझेगा तो मुझे पूछो, I will explain you once again. Done beta, all of you have understood? Yes, ma'am. Now, before making you understand this Hamburg's effect या फिर Hamburg's phenomenon, let me explain you this table which has been given in your textbook. ये textbook में दिया है. Very simple है बेटा. See the arrow mark. Difference in the arrow mark first. पहले जो जो चीज मैं आपको लोकेट करवा रही हूँ, पहले उसको अच्छी तरह से देखो. अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो एक एरो मार्क बहुत ही मोटा है, एक एरो मार्क थोड़ा मीडियम साइज का है, और एक एरो मार्क बहुत ही पतला है. तो जो पतला वाला होगा वो किसका होगा? 7% ऑफ कार्बोनिक एसिड वाला. ठीक है. जो मीडियम साइज का है वो क्या है? हेमोग्लोबिन वाला. और जो सबसे मोटा है मतलब 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म वाला. समझ में आया है तीनों एरो मार्क का डिमार्केशंस? Yes, ma'am. 7% plasma, then 23% in the form of carbaminohemoglobin, that is in the blood, in the RBC, and 70% in the form of bicarbonates. ठीक है. अब दो कंडीशंस आपको बताया गया है, टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू लंग्स. क्या होता है? तो लेट अस अंडरस्टैंड राइट फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स. अब टिश्यू के पास हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रेडी है, टिश्यू ने कैटाबॉलिज्म किया और उसका बाय प्रोडक्ट था कार्बन डाइऑक्साइड. टिश्यूज के पास, हमारे सारे टिश्यूज के पास कार्बन डाइऑक्साइड रेडी है. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तीनों फॉर्म में ब्लड में आ रहा है, तीनों फॉर्म में ब्लड में आ रहा है.
मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ब्लड विदाउट सेल्स इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। तो आप देख सकते हो कि ये जो लाइट पिंक कलर का रीजन दिख रहा है ऊपर वाला जिसमें पतला एरो मार्क है, दैट इज अ प्लाज्मा पार्ट ऑफ ब्लड। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, CO2 plus H2O will form this carbonic acid which will lead to the formation of HCO3 and H plus ions। ठीक है, यस, इतना समझ में आया? ओके, अब दूसरा वाला देखो, ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1 7% वाला। अब दूसरा वाला देखो, वापस ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है it will combine with the water in presence of this enzyme only, carbonic anhydrous enzyme ही हमेशा वर्क करेगा। Again the same reaction will take place, but here it is taking place where? Inside the cell, inside the blood cell। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये प्लाज्मा में था, ये ऊपर वाला सेम रिएक्शन है बट प्लाज्मा में था। सेम रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द ब्लड सेल। ठीक है, तो देखो क्या बना, HCO3 एंड H प्लस आयन बना। ठीक है, अब नेक्स्ट वाला रिएक्शन देखो, अगेन इन द ब्लड सेल, ब्लड सेल के अंदर ही तीसरा रिएक्शन भी हो रहा है जो 23% वाला है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ कंबाइन कर रहा है टू फॉर्म कार्बामिनो हेमोग्लोबिन। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट, अब ये जो H प्लस आयंस है ना, ये जो रिलीज हो रहा है H प्लस आयंस, दे विल बाइंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा में जो भी प्रोटीन्स प्रेजेंट है वो उसके साथ बाइंड करेगा, और ये जो क्लोराइड है ना फटाफट फटाफट अंदर जाएगा। ठीक है, सी दिस इज पॉजिटिव, इट विल रिएक्ट विद दिस नेगेटिव Cl। ठीक है, सो दिस विल गो इनसाइड। ठीक है, क्लोराइड शिफ्ट। ओके, आई विल ये इतना समझ में? ओके, अब यू जस्ट सी द डायग्राम, देन आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल। ये आपको समझ में आ गया? यू आर जस्ट सीइंग दैट कि क्लोराइड इज कमिंग इन इनसाइड द ब्लड सेल्स एंड इट इज गोइंग आउट, which is called as a chloride। I will explain you कि how this chloride shift is taking place and why it is taking place। Okay, the same reaction is taking place in opposite direction in the alveoli। देखो सेम रिएक्शन है पर उल्टे डायरेक्शन में हो रहा है। वापस क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, H प्लस आयन प्लस HCO3 से कार्बोनिक एसिड बनेगा, उससे CO2 बनेगा, NH2 बनेगा, CO2 वापस एल्वियोलाई में गया। सेम रिएक्शन है, सिर्फ उल्टे डायरेक्शन में। आप सिर्फ अभी इतना देखो, आई विल एक्सप्लेन यू हैम्बर्ग्स फेनोमेनन। दिस इज वेरी सिंपल फेनोमेनन, जस्ट गो थ्रू दिस डायग्राम नाइसली एंड प्रॉपरली। ये क्लोराइड शिफ्ट को साइड में रखो, सिर्फ अच्छे से डायग्राम को समझो विथ ऑल द एरो मार्क्स प्रॉपरली एंड नाइसली। Have you all seen this diagram? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All of you have understood? Any Yes, problem ma'am. with explaining the diagram? नहीं समझ में आया, ऐसा कुछ है क्या? No, ma'am. Okay. Now I will explain you this part. Hamburg's phenomenon. To maintain the ionic balance between the RBC and plasma, chloride ions diffuses in and out of the RBC। ठीक है, अब देखो, अगर यहाँ पे मोर ऑफ हाइड्रोजन आयंस हो जाएंगे, मोर ऑफ हाइड्रोजन आयंस अगर ये आरबीसी के अंदर हो रहा है, तो इसका आयोनिक बैलेंस बिगड़ जाएगा। किसका आयोनिक बैलेंस बिगड़ जाएगा? आरबीसी का और प्लाज्मा दोनों का, क्योंकि दोनों जगह में क्या प्रोड्यूस हो रहा है? आरबीसी के अंदर भी H प्लस आयन बन रहा है और प्लाज्मा में भी H प्लस आयन बन रहा है। तो
इस वक्त अभी आरबीसी के अंदर अभी मैंने बताया 70%, आप देख सकते हो यहाँ पे मोटा एरो है, बड़ा एरो है, तो 70% इज इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट, तो मतलब H प्लस आयन आरबीसी में ज्यादा बन रहा है, ज्यादा बन रहा है ना। तो फिर यहाँ का आरबीसी के अंदर का आयोनिक इम्बैलेंस हो जाएगा। अगर पॉजिटिव आयंस बहुत ज्यादा हो गया तो आयोनिक इम्बैलेंस होगा। तो उसको नॉर्मल करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो क्लोराइड है, जो नेगेटिव आयंस है, वो फटाफट फटाफट आरबीसी के अंदर आएगा, जिससे कि आयोनिक इम्बैलेंस को नॉर्मल किया जाए। समझ में आया? सो द मूवमेंट ऑफ क्लोराइड आयंस, इसको हम क्लोराइड शिफ्ट कहते हैं, विच इज टेकिंग इन एंड आउट। चलो देखेंगे अब हम इन एंड आउट किधर हो रहा है। पहले वाले रिएक्शन में क्योंकि अंदर H प्लस आयन ज्यादा हो गया है, तो आप देख सकते हो क्लोराइड इज गोइंग इन क्लोराइड अंदर कैसे जाएगा? एक प्रोटीन के मदद से अंदर जाएगा। अब ये जो उल्टा रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे एल्वियोलाई और टिश्यूज के अंदर, तो अब ये H प्लस आयन तो सब HCO3 के साथ कंबाइन होके CO2 बनने के लिए चला गया, तो फिर यहाँ पे क्लोराइड आयन ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि सारा तो क्लोराइड आयन किसके साथ मर्ज किया था? H प्लस आयन के साथ मर्ज किया था, पर H प्लस तो चला गया अभी CO2 बनाने के लिए, तो क्लोराइड आयन ज्यादा हो जाएगा, वापस आरबीसी के अंदर इन आयोनिक इम्बैलेंस होगा, तो फिर क्लोराइड वापस बाहर प्लाज्मा में आ जाएगा। समझ में आया? तो आप देख सकते हो कि अगेन द क्लोराइड इज कमिंग आउट वाया द प्रोटीन। समझ में आया मैंने क्या बोला बेटा? To maintain the ionic balance. So just imagine कि how small things are been taken care. हर एक छोटे छोटे चीजों का कितना अच्छे से ध्यान दिया गया है, ठीक है? To maintain the ionic balance between the RBC and the plasma, Cl will either come in or it will go out. When it will come in, when there is when the CO2 is been brought in the RBC from the tissue. When CO2 is brought in the RBC from the tissue, that time more of hydrogen ions are being formed. So more of this hydrogen ion, positive ions, will imbalance the ionic concentration. So to maintain that, chloride will come in with the help of a protein. Okay, but what happens when this H plus ions is going to combine with the HCO3? अब सारा H plus ions अगर HCO3 के साथ combine हो रहा है, तो अब क्लोराइड अकेला बच गया, फिर नेगेटिव आयन ज्यादा बढ़ गया। अब इस नेगेटिव आयंस का ज्यादा जरूरत नहीं है, तो अगेन क्लोराइड विल कम आउट इन द प्लाज्मा. So this in and out of the plasma was being understood by a scientist called as a Hamburg's, and therefore it is called as a Hamburg's effect or the chloride shift. It can also be called as a chloride shift. So please note down this also. इसका मेन काम क्या है? टू मेंटेन द आयोनिक बैलेंस, मेंटेन द आयोनिक बैलेंस। किधर? आरबीसी। आरबीसी को एक और नाम क्या होता है? डू यू नो? आरबीसी इज कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स। तो इरिथ्रोसाइट पूछा है तो भी वही आंसर है, प्लाज्मा तो मतलब ब्लड विदाउट सेल है। Done? I'm waiting for you all, beta. Have you all understood? This also you can say with a diagram. Same thing, same diagram hai, but in a black and white form or a simple form. Understood this much, Hamburg's phenomenon? Okay. Yes, ma'am. Now we are going to learn about the bicarbonate. अब ये जो HCO3 है, देखो अभी ये HCO3 यहाँ पे हुआ ना, हमने अभी हाइड्रोजन की बात कर रही कि हाइड्रोजन अगर ज्यादा है तो क्लोराइड अंदर आएगा, हाइड्रोजन अगर HCO3 के साथ कंबाइन कर रहा है तो क्लोराइड बाहर जाएगा। अब हम इस HCO3 की बात करेंगे कि HCO3 का क्या होता है।
HCO3 जो है either it will come in contact with sodium or with potassium, whatever is available. सोडियम अवेलेबल है तो सोडियम के साथ कंबाइन करेगा, अगर पोटेशियम अवेलेबल है तो पोटेशियम के साथ कंबाइन करेगा, और बनाएगा क्या? बाइकार्बोनेट्स. ठीक है, सो सोडियम प्लस HCO3 will give you sodium bicarbonate. या फिर आई हैव गिवन अ स्लैश, अगर पोटेशियम है तो पोटेशियम plus HCO3 will I give you potassium bicarbonate. Abhi somebody has asked me about this H plus ion also, है ना? So the question to your answer is over here. Hemoglobin also combines with the H plus ion to give HHB. Reduced hemoglobin. इसको क्या बोलते हैं हम? Reduced hemoglobin या फिर deoxy hemoglobin. ये reactions भी अच्छे से याद करो बेटा, देख लो, see the reaction. So we have completed all about this transport of CO2. Again, I will repeat. We have learned the transport of CO2 takes place in three forms. 7% plasma, 23% RBC to form carbaminohemoglobin, and 70% in the bicarbonate form, either sodium bicarbonate or potassium bicarbonate. So we have already seen that 7% of carbon dioxide is in the form of the carbonic acid. 25% hemoglobin combines with carbon dioxide to form carbaminohemoglobin. ये कब फॉर्मेशन होता है और डिसोसिएशन होता है? ऑल दिस डिपेंड्स अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. The reaction takes place in presence of an enzyme called as a carbonic anhydrase. Then we have seen the Hamburg's phenomenon. What he has told, when to maintain the ionic balance, either the chloride will come in or it will go outside. So this chloride shift or chloride in and out is called as a Hamburg's phenomenon. What he observed that when CO2 comes from tissue to the blood, the chloride will come in the RBC. But when the blood vessels will reach to the alveoli, that time the chloride will go out. Then we have seen this thing HCO3 will either combine with sodium or potassium to form either sodium bicarbonate or potassium bicarbonate. Similarly, hemoglobin will also combine with this H plus ion to form the reduced hemoglobin or deoxyhemoglobin. So this was all about the internal respiration, and we have finished with the internal respiration. Now next we are going to learn about the cellular respiration. This you have already learned in detail in your 11th standard. Okay, in the lesson respiration, where you have learned the glycolysis, where you have learned the Krebs cycle, where you have learned the ETS cycle. ठीक है, तो ये आपने डिटेल में वहां पे पढ़ा. तो यहाँ पे इन शॉर्ट है कि सेल के अंदर कैसे रेस्पिरेशन होता है. सेल के अंदर आपने देखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म दोनों के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहले ग्लाइकोलिसिस वगैरह होगा और फिर बाद में ईटीएस जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा. सो दैट वी आर कॉलिंग इट एज अ सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सो इट इज अ लास्ट स्टेप in which food is oxidized and ATP is generated. So oxidation में क्या होता है? Glucose plus this oxygen will give you this reaction which you are learning from your lower classes. 38 ATPs मतलब कितना किलो कैलोरीज होता है? 38 ATPs मतलब 686 किलो कैलोरीज. And then you have learned the phosphorylation in which ADP plus IP phosphate will give you the ATPs. Hello, मिस पीछे का स्लाइड दिखाओ. डन मिस.
अंडरस्टूड? ये रिएक्शंस तो आपने पढ़ा ही है. You can take a screenshot. So this is the aerobic respiration. Aerobic respiration in presence of oxygen. So glycolysis में glucose has been broken down to pyruvic acid to form 2 ATP. Again this pyruvic acid will enter in the Krebs cycle. वहां पे CO2 बनेगा. ठीक है. Again this Krebs cycle will enters in the ETS and ETS से 36 ATP बनेगा. 38 ATP का 2 ATP ग्लाइकोलिसिस में इस्तेमाल हुआ है ना, इसीलिए. ओके. एंड वाटर वेपर एंड CO2 इज द बाय प्रोडक्ट. ये दोनों बाय प्रोडक्ट है. ऑक्सीजन का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये एरोबिक रेस्पिरेशन है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न इज अबाउट द रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग. ये हमारा ब्रीदिंग रेगुलेट कौन करता है? तो नॉर्मल ब्रीदिंग इज ए इनवॉलेंटरी प्रोसेस. इनवॉलेंटरी का मतलब है कि जो अपने विल पे नहीं है. इट्स एन इनवॉलेंटरी प्रोसेस. रेस्पिरेशन इज अंडर ड्यूअल कंट्रोल. दो लोग उसको कंट्रोल करते हैं. एक तो हमारा नर्वस सिस्टम मतलब हमारा ब्रेन, और केमिकल मतलब हॉर्मोन्स. ठीक है. तो हमारा हॉर्मोन्स भी हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है और हमारा नर्वस सिस्टम मतलब हमारा ब्रेन भी हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है. सो ब्रेन के अंदर क्या है, कौन सा पार्ट है जो हमारे रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है? सो ब्रेन के अंदर पॉन्स वेरोली एक रीजन होता है. अभी आप पढ़ोगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन लेसन में ना बेटा, यू विल बी लर्निंग अबाउट द रीजन्स ऑफ ब्रेन. तो हमारे पीछे वाला जो ब्रेन है ना, जिसको हम छोटा मेंदू बोलते हैं, उसको मेडुला ऑब्लोंगेटा बोला जाता है. और मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर एक छोटा सा रीजन होता है जिसे कहा जाता है पॉन्स वेरोली. पॉन्स वेरोली. ठीक है. आपको पता है अपना ब्रेन 3 हिस्सों में डिवाइडेड है. फोर ब्रेन, बीच वाला मिड ब्रेन और पीछे वाला हाइंड ब्रेन. तो हाइंड ब्रेन में 3 रीजन्स होते हैं, सेरिबेलम, पॉन्स वेरोली, मेडुला ऑब्लोंगेटा. तो पॉन्स वेरोली और मेडुला ऑब्लोंगेटा दोनों के पास रेस्पिरेटरी सेंटर्स है. रेस्पिरेटरी सेंटर्स मतलब दे आर गोइंग टू रेगुलेट आवर रेस्पिरेशन. इसलिए अगर आपने सुना होगा बचपन में कि इधर छोटा मेंदू को लगना नहीं चाहिए. सुना होगा ना कभी कभी बचपन में. क्यों नहीं लगने चाहिए? बिकॉज अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा में अगर हर्ट हुआ तो इट विल लीड टू द सडन डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. व्हाई सडन डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म? बिकॉज अगर मेडुला ऑब्लोंगेटा को थोड़ा भी डैमेज हो गया, तुरंत रेस्पिरेशन बंद हो जाता है. रेस्पिरेशन भी बंद हो जाता है और हार्ट बीट भी बंद हो जाता है, क्योंकि मेडुला ऑब्लोंगेटा अपने रेस्पिरेशन को भी कंट्रोल करता है और अपने हार्ट बीट को भी कंट्रोल करता है. समझ में आया? Yes, ma'am. सो मेडुला ऑब्लोंगेटा और मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर होता है पॉन्स वेरोली रीजन. ये दोनों भी कंट्रोल करते हैं हमारे रेस्पिरेशन को, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर्स. पॉन्स वेरोली को आप शॉर्ट फॉर्म में पॉन्स भी बोल सकते हो और मेडुला ऑब्लोंगेटा को आप शॉर्ट फॉर्म में मेडुला भी बोल सकते हो. सो लेट अस सी कि इन दोनों रीजन में कौन से सेंटर्स प्रेजेंट है, या 3 रीजन्स और 3 ग्रुप्स. Dorsal group in medulla, ventrolateral group is also present in the medulla, and pneumotaxic centers are present in the pons veroли. So 2 centers medulla में है और 1 center pons veroli में है. Please note down 2 centers in medulla and 1 center in the pons veroli. So पहला वाला देखते हैं dorsal group in medulla. तो medulla के अंदर जो dorsal group है वो क्या कंट्रोल करता है? इंस्पिरेटरी सेंटर, मतलब जो हम इनहेल करते हैं ना एयर, वो इनहेलेशन के लिए ये मेडुला का डॉर्सल ग्रुप रेस्पॉन्सिबल है. डॉर्सल मतलब पीछे वाला साइड. मेडुला का पीछे वाला हिस्सा किस लिए रेस्पॉन्सिबल है? फॉर इंस्पिरेशन. वेंट्रोलैटरल मेडुला का आगे वाला हिस्सा और साइड का हिस्सा. आगे वाला हिस्सा और साइड का हिस्सा. ठीक है. आपको समझ में आ रहा है ना बेटा? वेंट्रो मतलब क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल ये मोबाइल है, मोबाइल का ये फ्रंट साइड है, तो फ्रंट साइड को हम क्या बोलेंगे? वेंट्रल. पीछे साइड को क्या बोलेंगे? डॉर्सल. और ये जो साइड है, साइड को लैटरल बोला जाता है, लैटरल. तो समझो मेडुला ऑब्लोंगेटा है. तो मेडुला ऑब्लोंगेटा का जो पीछे का हिस्सा है वो हमारे इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है. जो आगे का हिस्सा है और जो साइड का हिस्सा है, वेंट्रोलैटरल, आगे का हिस्सा और साइड का हिस्सा किस लिए कंट्रोल करता है?
वापस इंस्पिरेशन के लिए और साथ में एक्सपिरेशन के लिए भी कंट्रोल करता है, ठीक है। अब आता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स इन द पोन्स वेरोली। इट विल लिमिट द इंस्पिरेशन, it will help in the slow wave sleep and rapid eye movement. Have you ever heard about this? Ever heard about this? Yes. Very good बच्चा, tell me what is this rapid eye movement या फिर ये slow wave sleep क्या होता है बच्चा? मिस रैपिड आई मूवमेंट से स्लीप पैरालिसिस होता है। Very good बच्चा, very good, yes, very right. इससे रैपिड स्लीप मूवमेंट्स के बारे में पता चलता है। एंड व्हाट अबाउट स्लो वेव स्लीप? डीप स्लीप, स्लो वेव स्लीप। स्लो वेव स्लीप का मतलब क्या होता है? एकदम गहरी नींद, गहरी नींद को हम कहते हैं स्लो वेव स्लीप। एंड रैपिड आई मूवमेंट का मतलब है जब आप सोते हो तो जो मूवमेंट होता है आईज का ड्यूरिंग ड्रीमिंग is called as a rapid eye movement, ठीक है। तो एप्निस्टिक सेंटर, देखो कभी कभी आपको गहरी नींद आती है और कभी कभी आपको इतनी गहरी नींद नहीं आती। तो जब गहरी नींद नहीं आती है तो इसका एक अपोजिट सेंटर्स होता है। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर का एक अपोजिट सेंटर है, अपोजिट सेंटर। तो अपोजिट सेंटर को हम क्या बोलते हैं? एप्निस्टिक सेंटर। आप देख सकते हो नीचे एप्निस्टिक सेंटर। What has been written? Apneistic center is what? It is the antagonistic. What do you mean by the word antagonistic? Antagonistic का मतलब क्या होता है बेटा? Opposite. Please note down. Antagonistic का मतलब होता है opposite. So it is antagonistic to the pneumotaxic centers. तो क्या है उसका नाम? Apneistic center. एप्निस्टिक सेंटर। तो एप्निस्टिक सेंटर किस लिए रेस्पॉन्सिबल होगा? स्लो वेव स्लीप के लिए। और रैपिड आई मूवमेंट के जगह का उसका अपोजिट क्या होगा बेटा, मुझे बताओ? नॉन रैपिड आई मूवमेंट। नॉन रैपिड आई मूवमेंट, समझा? यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। तो एप्निस्टिक सेंटर से डीप स्लीप नहीं आएगी और नॉन रैपिड आई मूवमेंट होगा। नॉन रैपिड आई मूवमेंट को आप कैसे एब्रीवेट कर सकते हो? NREM। और रैपिड आई मूवमेंट को आप कैसे एब्रीवेट कर सकते हो? REM। REM बोल सकते हैं इसको। तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि जब इंसान बहुत गहरी नींद में रहता है तो आंख बंद रहते पर है ना, आंख हिलता रहता है, आई प्यूपिल्स के मूवमेंट होते रहते हैं। So that is the rapid eye movement. All these are been used in noting the brain का ब्रेन का फंक्शन समझने के लिए हम यूज करते हैं। Done? Can I change बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट इज द हियरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। सिर्फ नाम बड़े बड़े हैं बेटा, मतलब बहुत ही सिंपल है। What it is controlling the depth and the rhythm of our respiration. Depth and rhythm of our respiration. It prevents lungs from bursting. कैसे? During inspiration, lung अपना expand होता है। हमारा जब लंग एक्सपांड होगा तो इम्पल्स का मतलब मैसेज sent to the vagus nerve. अभी आप ये याद रखो बेटा, वेगस इज द लॉन्गेस्ट नर्व ऑफ अवर बॉडी, सबसे बड़ा नर्व है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा लंग्स बड़ा हुआ, जैसे ही हमने इंस्पिरेशन किया, हमारा लंग्स बड़ा हुआ, मैसेज तुरंत वेगस नर्व से एक्सपिरेटरी सेंटर के पास जाता है कि अब लंग्स बड़ा हो गया, अब इसको छोटा करो। तो एक्सपिरेटरी सेंटर क्या करेगा? एक्सपिरेशन करवाएगा। एक्सपिरेशन कराते ही लंग्स का साइज छोटा हो जाएगा। तो ये जो रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स एक्शन है, हाँ, रिफ्लेक्स एक्शन, एक्सपांडिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट
एंड एक्सपांड। ये जो रिफ्लेक्स एक्शन है इसको एक साइंटिस्ट ने समझा और इसको नाम दिया हियरिंग ब्रूरर रिफ्लेक्स। है बहुत मतलब सिंपल सा कि जैसे ही अपना लंग्स एक्सपांड होगा हमारा वेगस नर्व मैसेज लेकर जाएगा एक्सपिरेटरी सेंटर के पास कि लंग्स अब एक्सपांड हो रहा है, जल्दी से एक्सपिरेशन कराओ नहीं तो बर्स्ट हो जाएगा वो, तो तुरंत एक्सपिरेशन होगा और जिससे कि लंग्स वापस बैक टू नॉर्मल आ जाएगा। समझा? So what is the function of this reflex? To prevent the lungs from bursting. Understood? Yes, ma'am. So you can see the diagrams now. अब डायग्राम्स के थ्रू इसको देख सकते हो बिकॉज अभी मैंने आपको सिर्फ ऐसे वर्चुअली बताया कि पॉन्स वेरोली होता है, मेडुला एब्लोंगेटा होता है। तो ये क्या है, साइड व्यू है ब्रेन का, साइड व्यू ऑफ द ब्रेन। तो यू कैन सी this is pons varoli, this is medulla oblongata, you can see all the centers over here। देखो medulla oblongata में दो centers मैंने बताया था, expiratory center, inspiratory area। देखो pons varoli में दो centers है, pneumatic centers जो REM responsible है, और apneustic center भी उधर ही present है, बाजू में ही present है, जो उसका opposite काम करता है। न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स पॉन्स में है। Just go through this PPT. Now one more thing, there is a chemosensitive area. This is also important thing, huh? Chemosensitive area, it is कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे रिदम सेंटर के बाजू में प्रेजेंट है, हमारे रिदम सेंटर के बाजू में प्रेजेंट है। यू कैन सी दिस आर द रिदम एरियाज, इसके बाजू में प्रेजेंट है। इसका काम क्या है, इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 and H+ आयन विल एक्टिवेट दिस सेंटर। जैसे ही हमारे बॉडी का कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ेगा मतलब कि H+ बढ़ेगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड से ही H+ आयन बनता है, तो दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड ही है ना। तो जैसे ही CO2 का लेवल बढ़ेगा मतलब H+ का लेवल बढ़ेगा, ये केमोसेंसिटिव एरियाज एक्टिवेट हो जाएंगे और ये सिग्नल देंगे, किसको सिग्नल देंगे, रिदम सेंटर को सिग्नल देंगे। अब क्या होगा, रिसेप्टर्स इन अवर एओर्टिक आर्क, एओर्टिक आर्क मतलब सबसे बड़ा आर्टरी होता है, सबसे बड़ा आर्टरी इज कॉल्ड एज एओर्टिक आर्क। एंड द कैरोटिड आर्टरी, कैरोटिड आर्टरी हमारे नेक में प्रेजेंट होता है, हमारे नेक रीजन में जो बड़ा सा आर्टरी है ना, आप कभी सोओगे तो आप देख सकते हो कि ये बड़ा ऐसा आर्टरी है जो ऐसा पल्सेट करता है, यहाँ पे होता है नेक रीजन में। सो aortic arc and the carotid artery also recognize, ये लोग पहचान सकते हैं कि CO2 बढ़ गया, H+ आयन बढ़ गया है, और वो किसको देंगे सिग्नल, रिदम सेंटर को सिग्नल देंगे, जिससे कि हम एक्सपिरेशन कर पाएंगे। सो दिस आर द केमोसेंसिटिव, केमो मींस केमिकली इट कैन एनालाइज। सो किसका एनालाइज कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H+ आयन का एनालाइज कर रहे हैं। समझा? Important is this carotid artery and aortic arc. So let us see whatever we have seen today. Go through the PPT once again, beta. किसी को कुछ doubt है तो you can ask me just now. So what we have learned today, we have seen the transport of carbon dioxide. Yes, it is transported by the three different forms. Plasma 7%, RBC 23%, bicarbonate 70%. I will show you the PPT, whatever we have seen today. Just go through and I will ask you questions now. एक बार मैं PPT दिखा देती हूँ और I will ask you questions.
Yes, all of you have understood. मैम थोड़ा पीछे लीजिए ना. आगे की पीछे, this side, Yes मैम. which page? ये नहीं मैम, और आगे. आगे. हाँ. Not this one. हाँ, हाँ मिस, और. which you tell me the topic ना. आगे पीछे करने से अच्छा टॉपिक बताओ ना, कौन सा टॉपिक का चाहिए पीपीटी. एक मिनट मैम. रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन का मैम. ये हाँ, इसके बाद वाले. ये हाँ. यस मैम, होगा. चलो, you will be telling me the question के answers. ठीक है. Wait. देविका, चलो on your camera all of you. Let me see all of you. On your camera, all of you on your camera.